नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में अब बमुश्किल 10 महीने से भी कम समय है। 2027 चुनावी साल है। उत्तराखंड सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार भी है। विश्व में भी वो विश्व की नंबर 1 पार्टी है मेंबरशिप के मामले में, यानी कि बेहद ताकतवर राजनीतिक दल है। 2014 से केंद्र की सत्ता में काबिज है और 2017 से देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगले महीने मार्च में 9 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी अगले चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने का सपना देख रही है। उस दिशा में उसकी तमाम रणनीति बन रही है। पार्टी संगठन को सफल किया गया और सरकार के स्तर पर इस तरह के काम करने का दावा किया गया जो ऐतिहासिक है। यूसीसी से लेकर नकल विरोधी कानून जैसे बड़े काम सरकार ने दावा किया कि ये उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं और विकास की बात, विकास की गाथा, विकास की कीर्तिमान रचने का तो वो दावा लगातार करती ही है। मगर बीजेपी में उत्तराखंड में और ख़ास तौर पे कुमाऊं में एक संकट भी है। पार्टी के कई दिग्गज नेता खुले तौर पर विद्रोह के स्वर सीधे रूप में न सही सुगबुगाहट उसकी दिखती है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बिशन सिंह चौफाल हों या ऊधम सिंह नगर के विधायक अरविंद पांडे हों, इन दोनों जिले जो ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के बीच चंपावत जिला भी पड़ता है। पूर्व विधायक पूरन सिंह फफ्त्याल जो लोहाघाट से 2 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर सवालिया निशान। और चंपावत में इन विधायकों के अलावा एक ऐसी शख्सियत, पार्टी की दमदार आवाज़, पूर्व जिलाध्यक्ष जो 2019 और से 2022 तक जो चंपावत जिले के जिलाध्यक्ष रहे, साथ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे, संघ पृष्ठभूमि से हैं और अपनी बात को बेबाक तरीके से कहने के लिए जाने जाते हैं, दीप पाठक। उन्होंने असंतोष दिखाया या न दिखाया, लेकिन पार्टी से अपने को अलग किया। पार्टी से इस्तीफा दिया अगस्त 2025 में, यानी कि 6 महीने के करीब हो गए हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, उनको मनाने की कोशिश की गई। तो ये नौबत क्यों आई, क्यों इस्तीफा दिया? तो सीधे दीपक पाठक साहब से ही बात करते हैं। पाठक साहब, आपका स्वागत है देवभूमि टुडे में। नमस्कार। पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी बात को बड़े डिप्लोमेटिक मैनर में ना कहते हुए सीधे कहने की आपकी आदत है। तो आपने अगस्त 2025 में जब पंचायती चुनाव जो हो चुके थे और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह के चुनाव होने थे, उससे पहले दोनों के बीच में आपने इस्तीफा दिया, तो उसकी क्या वजह रही? वजह बताऊंगा, उससे पहले मैं सबसे पहले देवभूमि टुडे जो हमारा आप चलाते हैं, बहुत अच्छा चलाते हैं, मैं आपको नमस्कार करूंगा और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। जैसा कि आपने उस समय का वातावरण देखा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैं पीछे जाऊंगा जब हम जिले के महामंत्री होते थे, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष होते थे, कितनी यातनाएं हमने कांग्रेस के समय पे सही है, हम मेरे साथ साथ कई कार्यकर्ताओं ने सही है। आप ये फोटो भी देख रहे होंगे तो इसमें 45 ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिसमें विधायक, उस समय के जिलाध्यक्ष, उस समय के जिला महामंत्री, एक जिला महामंत्री मैं भी था, उस समय के प्रधान, उस समय के जिला पंचायत सदस्य, इन सब लोगों को अधिकारी बंधु, जो एक विधायक हैं चाचा उनके, और भतीजे हमारे चंपावत जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपनी, मैं तो कहूँगा कि अब उनकी कार्यकुशलता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आना, 6 महीने पहले ऊपर के सभी लोगों को अपने विश्वास में लेना, जहाँ तक का जरूरत पड़ती होगी उनको विश्वास में लेना, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनना। तो ये मेरा सबसे पहला कठिनाई का विषय था। मुझे बहुत कठिनाई हुई कि जिन लोगों ने हमें, मेरा विषय होता तो मुझे उतनी कठिनाई नहीं होती,
हमारे उन कार्यकर्ताओं को, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को हमेशा यहाँ पर, जब से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, मोदी जी आए हैं, अजय टमटा जी के तीनों चुनावों में ऐतिहासिक जैसी चंपावत जिले के कार्यकर्ताओं ने दिलाई, यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यहाँ की जनता के साथ भी छलावा है, धोखा है कि हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा और हमने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करी और उन्हीं लोगों को यहाँ रख लिया गया। एक चाचा कांग्रेस में, भतीजा यहाँ आ गया, भतीजा जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया और हमारे चंपावत जिले में मुख्यमंत्री जी की सीट है के नाम लगते हुए सारे ब्लॉक प्रमुख यहाँ के बन गए और एक ब्लॉक प्रमुख विधायक जी के बेटे को, किसी प्रकार की क्या डील हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सीधे सीधे डील हुई, अधिकारी बंधुओं को पूरी लोहाघाट विधानसभा सौंप दी, एक विधायक के रूप में, एक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में। मुझे लगता है अगर कहीं और भी प्रतिभाग कर सकते तो निश्चित रूप से अधिकारी बंधुओं के ही लोग वहां पर बनते, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी डील इन लोगों ने की। तो मैंने उससे नाराज हुआ, मुझे दुख हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के संग अन्याय हुआ। हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बिना किसी कठिनाई के 6 सीटें हमारी विधानसभा में है, जिसके मुख्यमंत्री जी खुद विधायक थे, वो लोग यहाँ पर बन सकते थे जिला पंचायत अध्यक्ष आराम से। किसी भी कार्यकर्ता को अगर कह देते तो जिसको अधिकृत करते वो बन जाता, लेकिन उनको ही बनाया गया, उनको ही योग्य समझा गया। और हम ये नहीं कहते कि भाई उनका स्वागत है, वो आते 5 साल यहाँ रहते, पार्टी के लिए मेहनत करते, हालांकि अभी तो सत्ता में आए थे, अभी तो अपना उनका लाभ था यहाँ पर आने का, लेकिन ठीक है, सत्ता में ही, अब सत्ता में रह रही है बीजेपी, आगे भी सत्ता में रह रही है, रहेगी नहीं रहेगी वो आने का विषय है, लेकिन इन लोगों ने जो करा उससे मैं दुखी हुआ, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया। ये सर्वविदित है, ये पुरानी बात हो गई है अब तो। जो आपने ये कहा कि जो अधिकारी बंधु हैं, कांग्रेस से लोहाघाट के विधायक 2022 में चुनाव जीते थे, खुशहाल सिंह अधिकारी, और उनके भतीजे आनंद सिंह अधिकारी जो बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने अगस्त में ही, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, दोनों की विचारधारा जो भी अलग अलग वो कहते हैं। तो राजनीति में एक परिवार में अलग अलग पार्टियों में होने की जो रवायत है वो पहली बार नहीं है। सिंधिया परिवार में माधवराव सिंधिया से लेकर राजमाता सिंधिया जो जनसंघ के ज़माने से जनसंघ में थी, और विजय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। उसके अलावा उनके जो बेटे हैं वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी कांग्रेस में भी रहे या बीजेपी में भी हैं। तो ये राजनीति में आना जाना पार्टी विचारधारा की वजह से या दूसरे कारणों से होता है, तो इसमें तो नया कुछ नहीं है। तो केवल यही मुद्दा था या और भी कोई कारण थे जिसकी वजह से आपने पार्टी से अपने को अलग किया? नहीं, यही एक मुद्दा था, क्योंकि विषय एक सामान्य व्यक्ति का नहीं था जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया। आज कोई व्यक्ति इस पार्टी में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया उसे थोड़ी कोई पार्टी स्वीकार कर लेगी। यह अत्याचार किया होगा, जिनको जेल भिजवाया होगा, निर्दोष 50 लोगों को जेल भिजवाने का काम किया, अल्मोड़ा की जेल में तक का इन लोगों ने पहुंचाने का काम किया, और प्रत्यक्ष रूप से उस समय ये उनके सुपर सलार थे। आज पार्टी क्यों अलग हुई है ये मैं नहीं कहूँगा, पूरा चंपावत जानता है क्यों हुई है। और आज भी पार्टी अलग हुई है, जिसकी पार्टी सत्ता में आएगी उस पार्टी में जाएंगे। दावा कर देना ये लोग कि हम कसम खाते हैं कि हम भाजपा को नहीं छोड़ेंगे अगर भाजपा विपक्ष में भी आ जाएगी, क्योंकि उनके आंतरिक मामले ऐसे हैं, इसलिए उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी जिला पंचायत अध्यक्ष से या किसी अधिकारी बंधु से मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार को मैंने बहुत नीचे तक आप लोगों ने देखा है कि मैंने उस कार्य विस्तार को देखा, मैंने कार्यकर्ताओं के दर्द को सहा है, देखा है कि किस तरीके से उन कार्यकर्ताओं को पीड़ा हुई। 50 लोग हम जेल के अंदर बंदे थे और 25 दिन जेल में बंदे रहे, जबकि बलुए में कोई भी जेल में बंदे नहीं रहा है इतने। किस तरीके से वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुला के सिर्फ अधिकारी बंधु और अधिकारी बंधु के जो भी लोग थे या कार्यकर्ता थे कहो या जो भी कह सकते हो, मैनेजमेंट करने वाले थे, वही लोग वो थे। हम लोगों को जेल के अंदर जब कोर्ट में हम लोग यहाँ पेशी में हमको लाया गया, तो विधायक जी मेरे को या अन्य लोग जो हम लोग बंदे थे, किसी को भी अपने परिजनों से तक का मिलने नहीं दिया, और अधिकारी बंधु वहाँ खड़े थे और खड़े होकर सरकार को चला रहे थे या सिस्टम को चला रहे थे। तो क्या पीड़ा नहीं होगी? पीड़ा होना तो स्वाभाविक है।
इसीलिए यही पीड़ा। नहीं तो हरीश भट्ट जी यहाँ आए, सुरेश प्रहरी यहाँ आए, कभी किसी के लिए हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा विपिन जी ने, उसके बाद 2 महीने बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई, मैंने स्वीकार करा। उसमें से 4 लोगों की हो गई। भीम रजवार हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लिया। मैंने कहा भैया इनको भी लो, किसी को नहीं छोड़ा। धर्मानंद पांडे जी हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष रहे, फिर कांग्रेस में गए, वहाँ चेयरमैन रहे, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद भी अजय टमटा जी के चुनाव में त्रिवेंद्र रावत जी आए, उन्होंने मुझे फोन किया, दीपक जी इन सबको पार्टी को मजबूत करना है। मैंने भाई साहब लीजिए, हमारा चुनाव तो जो होना था हो गया। कोई ऐसा व्यक्तिगत मतभेद नहीं था मेरा किसी से भी, ना इनसे भी कोई मेरा व्यक्तिगत मतभेद अधिकारी बंधुओं से नहीं है। जो इन्होंने कृत्य किया उसके लिए कम से कम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से तो माफी मांग लेते, उसके बाद बना देते ना जिला पंचायत अध्यक्ष। कौन मना कर रहा है? तो पाठक साहब, चंपावत जिला आप जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव लड़ा था मई 2022 में, आप उस वक्त जिलाध्यक्ष थे। जी। अब जब आपने पार्टी छोड़ने के लिए इस्तीफा दिया पिछले साल अगस्त में, तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई आपसे प्रयास किया गया, आपसे बात की गई, या प्रदेश अध्यक्ष जी से की गई, या संगठन के और बड़े नेताओं से कि आप पार्टी ना छोड़ें, आप वापस इधर आइए? जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था रजब, और जब मैंने उन्हें पत्र भेजा तो इन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा सुबह, और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी भेजा, तो इनके द्वारा मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। जब मैंने यहाँ से प्रेस करी, शायद मुख्यमंत्री जी तो धराली वहाँ दुर्घटना थी वहाँ थे, और प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ थे मुझे नहीं मालूम। लेकिन रात को जब मेरे को प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया तो मुझे लगातार सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे थे, फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने मिस कॉल देखी तो बहुत लोगों की रह गई थी, लेकिन मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कॉल बैक करी और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप ऐसा मत करिए। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि दीपक जी कई ऐसी वो होती हैं। मैंने ठीक है भाई साहब, तो मैंने ये भी शब्द मुझसे कहे कि दीपक जी हम आपका सम्मान करते हैं, आपने पार्टी के लिए खून पसीना बहाने की आदत है, तो पसीना नहीं खून भी बहाया है, आपका त्याग हमको सब पता है, और हम किसी भी कीमत में आपका इस्तीफा ये मत करिए, इस काम को मत करिए आप। लेकिन मेरा मन इतना दुखी था और है इन बातों से, क्योंकि इन बातों पे फिर कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन भी मेरे को बात को आया था, उन्होंने भी मुझसे वार्ता करी थी, तो मैंने भी उनसे भी यही कहा। उन्होंने असमर्थता जताई कि मैं इसको ठीक नहीं कर पाया। ये ठीक हुआ या गलत हुआ मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये पार्टी के निर्णय होते हैं, सरकार के निर्णय नहीं होते हैं। ये उन्होंने कहा, मैंने कहा जब भाई साहब अगर आप अपने ज़िले में अगर मजबूती से हमारी बात नहीं रख सकते हो कार्यकर्ताओं की, तो मैं क्या करूँगा आपके साथ। बाकी मेरा आपसे व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मेरा ना कोई बैर था ना मेरा है, क्योंकि सन 2000 से हम लोग साथ में पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम किया, या मुख्यमंत्री जी भगद्दा के वो OSD रहे। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत वैर रहा हो, लेकिन जो वैचारिक मतभेद होता है किसी विषय को लेके वो होता है। क्योंकि उस समय पुष्कर धामी जी भी हमसे मिलने आए थे अल्मोड़ा जेल में, सतपाल महाराज जी भी जेल में मिलने आए थे, त्रिवेंद्र रावत जी भी हमसे जेल में मिलने के लिए आए थे। कोई ऐसा लुका छुपा का खेल नहीं था। उस समय प्रकाश पंजी बेचारे आज स्वर्गवासी हो गए, वो हमारे साथ SP ऑफिस के बाहर हमारे पास आए, धरने में बैठे, हमारे धरने को समर्थन दिया उन्होंने। उस समय गृह सचिव मेरे ख्याल से रौतेला जी होते थे, उनको बात करी भाई ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ऐसा दुरुपयोग मत करो, सत्ता बदलती रहती है, सत्ता बदलती है तो उसके परिणाम फिर भेदभाव के होते हैं। क्योंकि प्रकाश पंजी तो आपको मालूम है, वो तो किसी भी प्रकार से ना किसी के ऊपर अन्याय करते थे, ना किसी प्रकार के अन्याय को सहते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में वैसे उस पार्टी में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। उस पार्टी के अंदर जो लोग आ गए, उन लोगों के साथ रह के कैसे काम कर पाते हम, जिन लोगों ने हमारे पर प्रत्यक्ष हमारे ऊपर वो करा। तो अब आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है, वो बात दीगर है। तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्या आप कांग्रेस या किसी दूसरे दल में जाने पर विचार कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझे उसके बाद इतनी बातें हुई दोनों लोगों से, दोनों मुखियाओं से। एक सरकार के मुखिया हैं, हमारे विधायक भी हैं, और उसके बाद मेरे घर भी आए थे। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर पे आए थे, और उनसे मेरा घरेलू व्यवहार अलग है। जैसा आपने कहा ना, मानवराव सिंधिया और ये परिवार, तो राजनीतिक विचार मेरा कहीं पर ऐसा हो सकता है कि किसी से ना मिले और ना मिले या ना मिले, लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी का ना दोषी हूँ। और मेरा विचार कांग्रेस या किसी अन्य दल में, जिस पार्टी में मैंने 25 साल झंडा डंडा उठाया, दरी बिछाई, सब कुछ करी, जिस पार्टी को मैंने चुनाव लड़ाया, अब मैं चुनाव लड़ाने के लिए तो किसी दल में जाऊंगा नहीं। और बाकी मेरे चुनाव लड़ने का विषय है तो वो हमारी ये जो जनता है, अगर ये तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि आज तक तय करना था भारतीय जनता पार्टी ने मेरे चुनाव लड़ने का, अब मेरा तय करना है इस जनता ने, क्योंकि मैं किसी दल में तो हूँ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी अभी तक का जो मेरी दुख है या मेरा दर्द है
या मेरे इन कार्यकर्ताओं का दर्द था। आज तक कोई भी ऐसा प्रयास न जिले स्तर के किसी नेताओं ने किया, न किसी प्रदेश स्तर के नेताओं ने किया। तो इसके लिए वो लोग जिम्मेवार होंगे। यदि मैं कल के दिन जनता के आदेश को मानते हुए अगर मैं कोई निर्णय लेता हूं तो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के वो लोग होंगे जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं। तो अभी आपसे क्या उन लोगों ने मुलाकात करी जो पार्टी नेतृत्व को कहीं ना कहीं निशाने पे ले रहे हैं, जो पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौहान, अरविंद पांडे, पूरन सिंह भरतियार आदि नेताओं ने, और किन किन नेताओं ने बात की, क्या बात हुई उसमें? मुझे लगता नहीं है वो पार्टी को निशाने पे ले रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो एक सामान्य रूप से जैसे मैंने बात उठाई है सही और गलत की, वैसी बातें वो लोग भी उठा रहे हैं। और जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है वो सर्व समाज समझता है। राजनीतिक रूप से मैं किसी को ये नहीं मान सकता कि उन्होंने वो आवाज़ उठाई, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आपके पास कोई पार्टी के बड़े नेता जिन्होंने आपके त्याग को समझा है या किसी ने भी आपसे संपर्क करने की बात की, तो मैं उसमें आपको जवाब दे पाऊंगा। तीखी बात कौन कर रहा है मैं नहीं कह सकता। तो कौन ऐसे नेता थे जिनने आपसे वापस पार्टी में आने के लिए यहाँ आपके घर भी आए, आपके ऑफिस भी आए, तो वो कौन नेता थे? और क्या अगर आप बीजेपी में वापस नहीं जाते हैं तो चुनाव लड़ना तय है या चुनाव लड़ने पर विचार होगा? मेरा आपके पहले प्रश्न का आंसर ये है कि मेरे यहाँ आदरणीय अरविंद पांडे जी जो 5 बार के विधायक गदरपुर से हैं और हमारे इस जिले के चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी रहे जब मैं जिलाध्यक्ष था, तो उनके साथ भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से काम किया है। और जब कांग्रेस का अत्याचार होता था तो हम लोगों को यहाँ से जेल भेजा जाता था हल्द्वानी, क्योंकि चंपावत में जेल नहीं थी। तो उस समय जेल में ही उनसे भेंट हुई थी मेरी 2003-4 के समय, जब हम लोग यहाँ से एक बलवे के केस में वहाँ पहुँचाया था हम लोगों को, 50-60 लड़कों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को। तो उस समय वहाँ अरविंद पांडे जी से मेरी भेंट हुई थी और तब से मेरी लगातार उनसे एक पारिवारिक जैसे संबंध बने। जब भी वो पूर्णागिरी आते थे, सामान्य रूप से चाहे सरकार थी या नहीं थी, तो उनके परिवार के लोग भी आते थे, तो मेरे घर पे उनका रुकना उकना रहता था। एक व्यक्तिगत भी उनसे संबंध है, व्यक्तिगत एक छोटे भाई बड़े भाई के नाते वो यहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया, दीपक आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? हम लोगों की ये पार्टी है जो आज कालनेमी के रूप में यहाँ पर पार्टी के अंदर कालनेमी बने हुए हैं, उन लोगों को पार्टी छोड़नी होगी, अगर तो छोड़ेंगे, हम क्यों पार्टी छोड़ें? और ऐसा आग्रह उन्होंने मुझसे कहा कि आप किसी भी प्रकार से आप ऐसी आवाज़ मत उठाओ जिससे हमारी पार्टी को असहजता हो या हमारे संगठन को असहजता हो। उनके द्वारा भी मुझसे यही आग्रह किया था कि अब आप समझो और आपने पार्टी में काम करना है और हम लोग आपकी बात ऊपर भी रखेंगे। इतनी बात उनके द्वारा हुई। उसके पश्चात बिसंदा का तो अक्सर आना जाना होता है, तो यहाँ पर मिलते हैं, रुकते हैं। तो बिसंदा आए तो यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने फ़ोन करा, दीपक कहाँ हो? तो मैंने कहा वैसे मैं तो यहीं हूँ, अपने परिसर में हूँ। तो उन्होंने कहा मैं सुबह आऊँगा, चाय पीनी है तुम्हारे साथ। तो बिसंदा आए यहाँ पर, तो मैंने बिशन सिंह चौहान जी आए, उन्होंने भी यही कहा कि दीपक जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब भी तुम एक मजबूती से यहाँ पे संगठन में काम करते थे और आगे आपका भविष्य है इस भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी को आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है और मैं भी प्रदेश के अंदर इस बात को रखूंगा। और जो हो गया, जो निर्णय हो गया, उन लोगों ने मुझे समझाया। तो उसके बाद मैंने भी कुछ ऐसी बात नहीं करी और उसके बाद वो आई गई बात हो गई, वो बात बंद हो गई। बिसंदा से भी मेरी उसके बाद कोई बात नहीं हुई और आदरणीय अरविंद पांडे जी से भी मेरी उसके बाद कोई ज़्यादा वार्ता नहीं हुई। बीच में जरूर मैं रुद्रपुर जब उनका ये विषय हो रहा था तो मैं गया था गदरपुर में, और मेरी भी भावना थी कि यार ये गलत हो रहा है, अगर ये होना है या कुछ हुआ है, अगर अनजाने में भी कुछ हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए था। या इस तरीके का जो स्टेटमेंट एक अपनी पार्टी के कोई आए हुए लोग नहीं, अपनी पार्टी के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर वही ठीक नहीं हो रहा है तो हमारा क्या ठीक होगा? जब 5 बार के विधायक की संतुष्टि नहीं हो रही है तो हम लोगों पे क्या प्रयास करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अभी तो सत्ता के नशे में सब लोग, ऐसा लगता है कि चूर हैं, और मेरे से इस तरीके की कोई किसी से वार्ता नहीं हुई। और दूसरा विषय आपका है कि चुनाव को लेके, जो चुनाव है वो तो 2027 में होगा, तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे तो कहना बड़ा कठिन है। लेकिन चुनाव लड़ने का मन मेरा 2012 में भी था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। 2017 में भी मेरा मन भी था और उस समय हमने कांग्रेस के अत्याचार के खिलाफ इतने आंदोलन करे, कितनी बार हमको जेल भेजा गया। जिस प्रतिष्ठान में आप बैठे हैं, इस प्रतिष्ठान को सरकारी भूमि में कह दिया, कितने झूठे आरोप लगे, कोर्ट कचहरी हुई, लास्ट में जगह सही निकली, हर तरीके से मुझे पीड़ित किया गया कांग्रेस के द्वारा। लेकिन मैंने कभी भी
मैंने कहा भाई राजनीतिक अपनी अपनी राजनीति करने का स्टाइल है, हमारा स्टाइल, हमने 10 साल में किसी को परेशान नहीं किया, जिलाध्यक्ष रहा 3 साल कभी नहीं किया, कैलाश गैतोड़ी जी विधायक रहे कभी नहीं किया, लेकिन फिर कैलाश गैतोड़ी जी को टिकट दे दिया। उस समय भी हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज़ भरी और हम लोग लड़ने को तैयार हो गए। हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मध्यस्थता हुई और आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को प्रदेश अध्यक्ष उस समय अजय भट्ट जी थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मेरे पास भेजा और अन्य बड़े पदाधिकारियों से भी मेरे से वार्ता की गई और मुझे कहा गया कि आश्वस्त किया गया कि भाई किसी भी प्रकार से दीपक आप लोगों का वो नहीं होगा। और आदरणीय कैलाश गैतोड़ी जी को हमने पूरे तन मन से उसके बाद हम लगे, हमारी नाराजगी थी, हमारी नाराजगी दूर कर ली भाई, हमारे को जो भी हमारे विषय थे उनको उन्होंने दूर किया और उसके बाद हमने अपनी नाराजगी दूर करते हुए आदरणीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो अपना हुआ है, हमने 2014 में मैंने 1 वर्ष के लिए अपना घर छोड़ा। जब मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ, मैं 2 बार बंगाल चुनाव में नक्सलवाड़ी जहाँ से नक्सलाइज शुरू हुआ, मैं वहाँ ये जलपाईगुड़ी और अपना बीनागुड़ी इस वाले एरिया में जो एक जिला है सिलीगुड़ी, उस जिले में जल बंगाल है उत्तर बंगाल, वहाँ पर मैंने एक उसमें काम किया। वहाँ पर 5-6 विधानसभाएं वहाँ पर थी और 70 सीटों में 1 सीट जीती थी। वहाँ पर मनोज टिक्का गजमुमो से हमारा जो वो था गठबंधन था, उस सीट पे भी हमने काम किया और 1 सीट 70 सीटों में जीती। उन विषम परिस्थितियों में हमने काम किया। दिल्ली के अंदर हमने काम किया, दिल्ली के अंदर अभी चुनाव हुए तो हमको वहाँ भेजा गया था। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष में 1 वर्ष के लिए मुझे काशीपुर के 4 विधानसभाओं का जिम्मा सौंपा। नैनीताल में भगतदा ने जब चुनाव लड़ा उस समय 2014 में जब मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ तो 1 लाख लोगों ने घर छोड़ के काम करने का काम किया। तो नैनीताल और भीमताल 2 जिलों की 2 विधानसभा का एक जिला था, वहाँ पर मेरे द्वारा काम किया गया। हमने कभी भी अपेक्षा नहीं रखी, लेकिन अगर हमेशा हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ, काशीपुर से लाके यहाँ पर टिकट दे दिया, उसके बाद भी हमने उनको चुनाव लड़ाया। बीना जी ने चुनाव लड़ा, हमने चुनाव लड़ाया। हेमा जोशी दीदी ने चुनाव लड़ा, हमने चुनाव लड़ाया। पुष्कर धामी जी उपचुनाव में यहाँ पर उन्होंने कैलाश जी ने चुनाव की सीट छोड़ी। आपने देखा होगा हमने कितनी मेहनत करके चुनाव लड़ाया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने चुनाव जिताया या मैंने मेरी वजह से 90-92% वो, लेकिन मैं जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे चंपावत को मिलेगी, एक मुख्यमंत्री हमें मिलेगा, हमने उसके नाते हमने यहाँ पर चुनाव लड़ाया। बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं थी, लेकिन हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी पूरी हुई हैं। अगर काम को देख के कहते हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष में अन्याय हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के संग हुआ, हमने कल्पना नहीं करी थी कि हमारे मुख्यमंत्री के होते हुए जो सीधी बात यहाँ से पहुँच सकती थी, उसके बाद ऐसा हुआ तो ये कठिनाई हमारे लिए रहा। तो पाठक साहब, आखिरी सवाल आपका, बीजेपी का मैं आपसे आपने इस्तीफा दिया वो भी स्वीकार नहीं हुआ है, तो क्या आप बीजेपी के कार्यक्रमों में जाते हैं या अभी आपने उसको होल्ड में रखा है या आपने पूरी तरह से अपना संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई संगठन बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं और मैं बीजेपी के कार्यक्रमों में मुझे कुछ में सूचना हुई शुरू में और मैं विभिन्न परिस्थितियों के उससे जा भी नहीं पाया और मन भी ठीक नहीं था। और उन जिन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करे उनकी अगुवाई में हमारे दिल ने गवाही दी थी, लेकिन हमने कोई ना संगठन बनाने का विचार किया है। हम तो अभी समाज के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिखाया है कि समाज का काम करना, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक रहा हूँ, तो मैंने हमेशा यही सीखा है वहाँ कि भाई सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। यदि इजी गोइंग कोई चीज़ हो रही है तो हम उसमें कभी बाधक नहीं बनते हैं और अगर वास्तव में अगर दिक्कत होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंप कार्यालय यहाँ पर है, उसके बाद अगर आदमी वहाँ से निराश होकर मेरे पास लौटता है तो मैं निश्चित रूप से उस आवाज़ को उठाता हूँ और आगे भी उठाऊंगा और आखिरी जब तक वो कार्य का कोई ना कोई निष्पक्ष फल ना निकल जाए उस तक मैं लड़ाऊंगा। और मेरा आग्रह रहता है कि कोई अगर ज्ञापन देता है तो उस ज्ञापन का रिप्लाई सरकार के द्वारा होना चाहिए कि हमने ये काम करा दिया या नहीं करा दिया, ये या नहीं हो सकता है, इसका ये कारण है। ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। जब बच्ची सिंह रावत जी सांसद थे, मैंने उस दौर को भी देखा है, मैंने बलराज काशी जी के टाइम को भी मैंने देखा है और मैंने अजय टंडा जी के भी टाइम को देखा है। पहले हमारे कार्यकर्ताओं को, अगर कोई भी एक कार्यकर्ता, पहले तो सेवा में श्रीमान, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद ऐसे लिख के देना ही नहीं पड़ता था। बजदा आते थे, हम छोटे छोटे थे। आदरणीय शिवराज चंद्र जी हमारे आज बेचारे गोलक गमन हो गया उनका, वो देते थे तो वो जेब में ऐसे पर्ची लिख लेते थे। वो सेवा में श्रीमान ये कहते थे सिर्फ समस्या लिख के दो। आज तो भैया बढ़िया करके एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो भी टाइप करके देनी पड़ती है। उसके बाद भी उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, किन परिस्थितियां हैं, तो बहुत ज़्यादा
मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने तो इस्तीफा दिया और मेरे से इस्तीफे के बाद किसी ने इस्तीफा वापस लेने के लिए कोई सार्थक पहल इनके द्वारा नहीं की गई, या मुझे सेटिस्फाई नहीं किया गया किन कारणों में जिला पंचायत अध्यक्ष उनको बनाया गया। मैं एक दिन देख रहा था कि उन्होंने ही जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ही जरूर एक क्लिप डाली थी कि दीपक पाठक जी वरिष्ठ हैं, उनको तो मैं वरिष्ठ लग रहा हूं, लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो भी आज मुख्य धारा के जो लोग हैं, जिन लोगों ने निर्णय लेना है, उन्होंने एक भी प्रयास नहीं किया। मैं ही क्या, मैं देख रहा हूं कल प्रदेश अध्यक्ष जी अरविंद पांडे जी के यहाँ पहुंचे। जब इतना मामला बिगड़ रहा है उसके बाद आप लोग पहुंच रहे हो, इससे तो पहले ही आ जाते, मामले सुधर जाते। भाई किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ अगर वो हो जाए, अगर मैं तो ऐसे चाहता हूं कि मैं अपनी गरिमा बना के, मैंने हमेशा सकारात्मक राजनीति करी है, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने ये नहीं कराया है। मैं तो ये कहूंगा साहब आपने इतने काम करा दिए, एक काम ये छोटी सी ग्राम सभा की छोटी सी सड़क है ये भी बना दो। अगर मेरा कहना अगर गलत लगेगा तो किसी को गलत लगता है तो लगते रहे, दीपक पाठक तो अपने स्टाइल से काम करेगा और करता रहेगा। मुझे दबाने की कोशिश कांग्रेस ने 10 साल भरसक कोशिश करी, उनने कितना दबाया कितना निभाया उसके आप सब लोग साक्ष्य हैं। और पुष्कर धामी जी से भी मेरा यही एक निवेदन रहेगा कि भाई तभी मैंने कहा था कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए, समाज की बात सुनी जाए, जनता की बात सुनी जाए। अगर हम वन वे चलाएंगे तो बड़ा कठिन होगा। विषय चुनाव लड़ने का अगर चंपावत की जनता चाहेगी तो मैंने तो हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहा हूं, लेकिन पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, नहीं तो मैं पहले ही चुनाव लड़ गया होता। लेकिन आज विषम परिस्थितियां हैं, हम स्वतंत्र हैं। अगर जनता अगर कहेगी तो अब तो जनता के बीच में है ना हम लोग, जनता का ही निर्णय होना है, जनता ने टिकट देना है हमको। अब भाजपा ने या कांग्रेस ने तो टिकट देना नहीं है, मैं किसी दल का कार्यकर्ता तो हूं नहीं कि मुझे वो लोग टिकट देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जनता से हम बातचीत करेंगे कि भाई जो अच्छा कैंडिडेट होगा किसी दल का तो उसको भी समर्थन कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा विषय थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है चुनाव ही लड़ना। जो हमारे विचार से समझौता करेगा, हमारे विचार को मानेगा, हम उसका भी समर्थन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति से किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। बहुत धन्यवाद पाठक साहब।